वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 86। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण का प्रेम के अध्याय 24 में आप सबका स्वागत है। राधा, कृष्ण और नीलम रॉयल कैफे रेस्टोरेंट के गद्देदार सोफे पर बैठे हुए थे। अभी सुबह ही सुबह हुआ था। ब्रेकफास्ट के लिए तीनों ने सोचा कि क्यों ना आज रॉयल कैफे में ही ब्रेकफास्ट किया जाए। नीलम चहक रही थी। कृष्ण, तुम ऑर्डर करोगी कि मैं करूं? कृष्ण बोला, तुम ही कर दो। राधा, तुम क्या लोगी? राधा बोली, मैं तो चाय लूंगी, वो भी कड़क मसालेदार, जैसा कृष्ण को पसंद है। नीलम मुस्कुरा दी। नहीं नहीं, वो बीते ज़माने की बात थी। अब कृष्ण को यहाँ की स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, जैसे मुझे पसंद है। राधा ने अचकचाकर कृष्ण की साइड देखा, जैसे वो अपनी आंखों से बोल रही हो कृष्ण से, क्या सच में तुमने चाय छोड़ दी है? अब तुम कॉफ़ी पीते हो? कृष्ण बोला, समय रहते आदतें बदल जाती हैं राधा। जब तुम थी तुम्हें चाय पसंद थी, मुझे भी धीरे धीरे चाय पसंद आ गई। जब मैं नीलम से मिला तो पहले मेरा मन रखने के लिए इसने चाय तो पिया, पर बाद में इसने बताया कि इसे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, तो फिर मुझे भी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ही पसंद आने लगी और अब मेरी आदत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने की ही है। राधा कुछ न बोली। हर एक पल, हर एक चीज़ जो वो कृष्ण के साथ शेयर कर चुकी थी, उसे ऐसा लग रहा था कि नीलम के आने से एक एक कर निकल रही है, टूट रही है। जैसे उसके कलेजे के कई टुकड़े कर नीलम एक एक कर मज़े से निकाल रही है और राधा को दिखा रही है कि देखो, अब ये तुम्हारा कृष्ण नहीं है, ये मेरा कृष्ण है, ये बदला हुआ कृष्ण है। तो भूल जाओ राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण को कैसे भूल सकती थी? कृष्ण राधा के लिए और राधा कृष्ण के लिए ही बने हैं। और माता काली ने तो अब राधा को भी आशीर्वाद दे ही दिया है। जलन के मारे राधा अंदर से खून का घूंट और जहर पीकर रह गई। वो एक टक कृष्ण को देखती रही। फिर जब ऑर्डर हुआ तो राधा को देखकर अचरज हुआ कि उसके लिए तो एक कप चाय आई है और बिस्किट्स, पर सामने कॉफ़ी की मात्र एक ही कप चाय आई है, जिसे नीलम और कृष्ण एक एक कर सिप कर पी रहे थे। नीलम बोली, कहते हैं झूठा पीने से प्यार बढ़ता है, इसीलिए मैं जब भी कृष्ण के साथ कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ तो वो एक ही रखती हूँ, ताकि उसके दो टुकड़े ना हों। मैं कृष्ण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा प्यार इसी तरह और बढ़ता रहे और इसका भी बढ़ता रहे। क्यों कृष्ण, सही कह रहा हूँ ना? कृष्ण ने राधा की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ संकोच सा हुआ। उसे लगा कि कहीं राधा बुरा ना मान जाए, पर फिर भी कुछ सोचकर उसने बोला कि हाँ नीलम, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा प्रेम ऐसे ही हर दिन बढ़ता रहे, हमारी दोस्ती भी वैसे ही पक्की रहे जैसे पहले दिन थी। नीलम मुस्कुरा दी। राधा ने बोला, क्या हमारी दोस्ती इससे भी ज़्यादा पक्की नीलम की दोस्ती हो गई है? कृष्ण ने कुछ अजीब सी नज़रों से पहले राधा को देखा, फिर बोला, राधा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। जैसे तुम मेरी दोस्त थी वैसे नीलम भी मेरी दोस्त थी। अब हमारी और नीलम की दोस्ती आज की है, वर्तमान की। मेरी और तुम्हारी भूतकाल की थी। हाँ, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है नीलम के कंपैरिजन में, पर आज नीलम मेरे साथ है, इसलिए मुझे ध्यान वहाँ देना चाहिए जो मेरा वर्तमान है और फ्यूचर। तो क्या अब मैं तुम्हारे वर्तमान और फ्यूचर में नहीं हूँ? नीलम बोली, क्यों नहीं हो? एक दोस्त की तरह हो और हमेशा रहोगी, बस एक दोस्त की तरह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कृष्ण अब मेरा है, ही इज़ माइन, वो मेरा है। नीलम बोली। राधा बोली, हाँ हाँ, ही इज़ योर्स। मैं समझ गया, मैं समझ गई। कोई बात नहीं, मुझे इस तरह से बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं। अब तुम भी बोल दो
कृष्ण कि दैट शी इज़ योर्स, दैट शी इज़ योर्स। बोलो बोलो, तुम भी बोलो। मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ नीलम तुम मुझसे क्यों बार बार बोल रही हो और क्यों दिखा दिखा के मुझे ये सब चीज़ें कर रही हो। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? डू यू थिंक आई एम जेलस? आई एम जेलस ऑफ यू। नीलम बोली, मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं कि दैट यू आर जेलस। तुम खुद ही कह रही हो। अब तुम बात का बतंगड़ बना रही हो राधा। कृष्ण दोनों औरतों की लड़ाई देखकर थोड़ा सकपका सा गया। उसने बोला कि यार अच्छा है, तुम दोनों ब्रेड के बीच में मैं अंडा सैंडविच बनकर बैठा हुआ हूँ। हाँ, मुझे एग सैंडविच बना दो, वेजिटेबल सैंडविच बना दो, पोटैटो सैंडविच बना दो। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? नीलम बोली, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ जो मेरे मन में है, और मेरे मन में साफ साफ चीज़ें हैं। और यहाँ तो राधा को पता है ना कि हम और तुम शादी करने वाले हैं। फिर राधा ऐसे बेतुके क्वेश्चन पूछकर क्यों कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रही है? तुमने बोला तो ये तुम्हारी दोस्त है और मैंने भी बोला ये मेरी दोस्त है, फिर भी ये दोस्त से ज़्यादा क्यों हक जता रही है? इसको ये पता होना चाहिए कि अब ये मेरी मात्र दोस्त है और दोस्तों की भी एक लिमिट होती है, उनका भी एक हक लिमिट तक होता है। अब इसका कोई हक तुम पर नहीं है। ये सुनकर कृष्ण थोड़ा सा मायूस सा हो गया। ऐसा लगा कि ये बात कृष्ण को भी बहुत धक्का पहुंचा गई। कहीं ना कहीं राधा उसके मन में थी तो। इतना पुराना जख्म और इतना पुराना प्यार आसानी से नहीं मिटता। ये बात सच है और हमेशा रहेगी। ये बात राधा और कृष्ण के भी बारे में लागू होती है। जीवन में अनेक अनुभव होते हैं। जलन होना स्वाभाविक है। जलन होना जब आप किसी से प्रेम करते हैं और वह किसी और के पास होता है और आप सामने होते हैं, तो आपको जलन नहीं होगी तो या तो आप इंसान नहीं हैं, मनुष्य नहीं हैं, या तो आप किसी और ही ग्रह से आए हुए हैं। तो जलन होना स्वाभाविक है। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। इससे भी हमें सीख मिलती है। इससे भी हमें जीवन में अपने पास जो संबंध हैं उनको एप्रिशिएट करने का एक मौका मिलता है। जब हमें जलन होती है तो हम अपने उस रिलेशन को जिसको हम खो चुके हैं उसकी वैल्यू करना सीख लेते हैं। जब तक वो हमारे पास रहते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये ठीक है, अच्छा है, पर जब वो किसी और के पास जाते हैं तो हमें जलन होती है। ये जलन ही वैल्यू है। आपकी वैल्यू कितनी है इस सामने वाले की जलन से पता चल जाएगा। पर समय और टाइम सबका एक समान नहीं होता। कभी राधा कृष्ण की प्रेयसी थी और उसके साथ थी, पर आज नीलम का समय था और राधा का नहीं। राधा को लगा जैसे वो एक वेस्ट ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन जिसका कोई काम नहीं है, जैसे शरीर में बढ़ता हुआ अपेंडिक्स, जिसे कृष्ण और नीलम ने मिलकर निकाल दिया है। वो कुछ न बोली, चुप्पेचाप चाय पीती रही और देखती रही एक ही कप से कृष्ण और नीलम को चाय पीते हुए, प्यार बढ़ाते हुए। अब कृष्ण बोला, सोनू भाई से मेरी बात हो गई है। उन्होंने बोला है कि मैं और नीलम ऋषिकेश आ जाएं। राधा तुम क्या कहती हो? तुम यहीं रहोगी कि हमारे साथ ऋषिकेश चलोगी? मेरे ख्याल से ये डिसीजन तुम्हारा ही होना चाहिए। राधा बोली, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? मैं बोर हो जाऊँगी, पागल हो जाऊँगी। इससे अच्छा मैं तुम दोनों पागलों के साथ ही चलूँ। कम से कम इसी बहाने मेरा भी ध्यान साधना में मन लग जाएगा, और जो मेरा मन इतना दुखी और व्याकुल होता रहता है इसको मैं काबू में भी कर लूँगी। नीलम बोली, हाँ तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है, तुम्हें ध्यान की बहुत ही ज़रूरत है। क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? राधा बोली। नीलम बोली, अरे मैंने बोला तुम इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हो तो तुमको ही ध्यान की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ेगी, बशर्ते तुम वो करना चाहो। राधा बोली, हाँ हाँ मैं भी सीख लूँगी ध्यान, चलो मैं भी तुम लोगों के साथ ऋषिकेश निकलूँगी। ऋषिकेश में तीनों 2 ही दिन के बाद फ्लाइट से पहुंच गए। वहां पहुंचने के पश्चात सोनू भाई को
कृष्ण ने और नीलम ने कॉल किया और बोला, गुरुजी हम ऋषिकेश आ गए हैं, हम होटल संस्कृति में रुके हुए हैं। अच्छा, वो संस्कृति रिट्रीट? सोनू भाई बोले। नीलम बोली, हाँ संस्कृति रिट्रीट में है, ये होटल अच्छा है, यहाँ का खाना भी अच्छा है और व्यू भी अच्छा है। गुरुजी हमारे लिए क्या आदेश है? हम लोग यहाँ पर अपना एक मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहते हैं, तो उसी के लिए आपसे राय मशवरा करना चाहते थे कि क्यों ना हम लोग अपनी जो हॉबी है, जो शौक़ है, उसको अपने प्रोफेशन में चेंज कर दें, ताकि आगे हम जो भी करें उसमें हम खुश रहें और हम पर भी कोई बंदिश न रहे, और हम एकांत में रहना भी चाहते हैं। जीवन में इतने कष्ट कृष्ण ने झेले हुए हैं गुरुजी कि मैं बता नहीं सकती, और मैंने भी बहुत झेले हुए हैं। इसीलिए अब हम अपना ध्यान साधना में मन लगाना चाहते हैं। हालांकि हम दोनों शादी करने वाले हैं गुरुजी, पर उसके पहले हम अपना कोई बिजनेस सेटअप कर लेना चाहते हैं। सोनू भाई ने फ़ोन पर बोला, नीलम तुम कृष्ण के लिए एक वरदान के रूप में आई हो और तुम उसको हमेशा देने की ही स्थिति में हो। कई बार ईश्वर ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनका काम हमें सिर्फ देना रहता है। मुझे तो लगता है कृष्ण को देने के लिए ही तुमने जन्म लिया है। नीलम मुस्कुरा दी, बोली, गुरुजी केवल मैं ही थोड़ी दूंगी, वो भी मुझे प्यार करता है। जैसा मैं उसे प्यार करती हूँ वैसे वो भी मुझे करता है। और हाँ, उसकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड राधा जो थी ना, जो ट्रेन में मिली थी, सोनू भाई बोले, हाँ वो भी आ गई है। अच्छा, राधा भी आई है, तब तो तुम तीनों जल्दी से मेरे आश्रम आ जाओ। यहाँ आओ तो आगे की रूपरेखा देखी जाए। नीलम बोली, बस 1 घंटे की बात है, हम लोग तैयार होकर चटपट आते हैं। 1 घंटे बाद तीनों बंदे आश्रम में पहुंच गए थे और सोनू भाई के सामने बैठे गपास्टिक मार रहे थे। सोनू भाई बोले, तुम पहले ये बताओ कि तुम ये आश्रम खोलना ही क्यों चाहते हो? तो सोनू भाई से कृष्ण ने बोला कि सोनू भाई, आपने भी तो यहाँ आश्रम खोला हुआ है, तो ये आश्रम आपने क्यों खोला? कहा, यहाँ आश्रम में मैंने 10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने का संकल्प लिया हुआ है। मेरे आश्रम में ये 10 अनाथ बच्चे हैं जिनका भरण पोषण मैं कर रहा हूँ, और मैं शांति से एकांत में कर रहा हूँ। मैं किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाता, कुछ बोलने नहीं जाता। जिसकी जो श्रद्धा होती है वो आकर दे देता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो यहाँ पर बैठकर सेवा भी कर देता है। तो सेवा कैसी होगी? मतलब जो लोग पैसा देंगे तो उनको सेवा नहीं करनी पड़ेगी, और जो पैसा नहीं देंगे उन्हें सेवा करनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेवा तो सभी को करनी पड़ेगी। और रही बात पैसे की, वो मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इन 10 बच्चों का इंतज़ाम वैराग्य लेते वक्त ही कर दिया था। जब मैंने आश्रम खोला तो मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि इन 10 बच्चों का भरण पोषण मैं कर सकूं। ये 10 अनाथ बच्चे मुझे अलग अलग जगह से मिले, जहां इनके माता पिता ने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। इनका कोई सहारा नहीं था, इनका कोई अपना नहीं था, और मैं माता काली की भक्ति कर रहा था। और माँ का तो नेचर और स्वरूप आप जानते ही हो, वो कितनी ममतामयी है। जहाँ ऐसे बच्चों को देखा कि जिनका कोई नहीं है सुनने वाला, उसकी माता काली सुनने वाली है, और हम सब तो उसके कान, हाथ, पैर, नाक, मुंह हैं। वो हमारे थ्रू अपना काम कराती है। तो मैं इन बच्चों को लेकर नहीं आया, इन बच्चों ने मुझे ढूंढा और मेरे घर पर आ गए, और माता की गोद में अब खेलते हैं। कृष्ण अवाक रह गया, मतलब आप एकदम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ भाई, मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ। और तुम कौन हो? ये समझो, ये सोचो, ये बताओ, क्या तुम धर्म का मार्ग अपनाना चाहते हो कि धर्म में शुक्र का मार्ग मिलाना चाहते हो? मतलब गुरु को शुक्र के साथ मिलाओगे तो दिक्कत होगी। पर प्रभु, धर्म के लिए आज इस कलयुग में अर्थ की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होगा, ना धर्म होगा
न कर्म होगा। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ऋषिकेश में क्या हो रहा है। सोनू भाई ने आश्रम का कौन सा आइडिया कृष्ण और नीलम को दिया, और यहाँ ये राधा क्या कर रही है जिसका यहाँ अब कोई काम नहीं है, फिर भी ये पीछे पीछे लगी है। क्या माँ काली का वरदान उसको भी प्राप्त हो चुका है या होगा? निकट भविष्य में क्या होगा? यहाँ नीलम और कृष्ण तो शादी करने जा रहे हैं, तो फिर माता काली के इस वरदान का क्या मतलब है? क्या कोई ऐसा समय भी आने वाला है जब कृष्ण राधा के पास वापस आ जाएगा? आखिर कृष्ण राधा का ही तो है और उसी के लिए ही तो बना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ओम क्रीं कालिकाय नमः।